बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ चैप्टर नंबर 8 के साथ। और आज हम लेक्चर नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 6 लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बुनियादी बातें और फिर 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स को स्टडी किया था। उन तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम देखा था, दूसरी में हमने सिंपल पेंडुलम को देखा और तीसरी एग्जाम्पल में हमने एक ऐसे प्रोजेक्शन को देखा जो प्रोजेक्शन था उस पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था। हम आज अब ये जानते हैं कि ये तीनों की तीनों जो बॉडीज़ हैं वो एसएचएम एग्जीक्यूट करती हैं। तो जो बॉडी भी एसएचएम एग्जीक्यूट करती है उससे जुड़ी हुई कुछ कैलकुलेशन है जो हम आज शुरू करेंगे। इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर में उन्हें ख़त्म करेंगे और साथ साथ में आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को भी देखना शुरू करेंगे। अब आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वाइब्रेटरी मोशन ज़रूरी है और वाइब्रेटरी मोशन जो बॉडी भी करती है उससे कुछ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उनमें से एक टर्म थी टाइम पीरियड और दूसरी थी फ्रीक्वेंसी। तो आज हमारी कोशिश होगी कि किसी तरीके से हम उन तीनों एग्जाम्पल्स के टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसीज के फॉर्मूलाज को ड्राइव करें। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें कोई भी वाइब्रेटरी मोशन करने वाली बॉडी एक मुकम्मल वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करती है। तो वो टाइम जिसमें एक पूरा चक्कर यानी पूरा एक इर्ताज, पूरा एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर 1 सेकंड में आप काउंट करें वाइब्रेशंस की तादाद को तो जितने भी ये वाइब्रेशन 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब F बराबर है 1/t के। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता हो तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और फ्रिक्वेंसी पता हो तो टाइम पीरियड। तो हम आज की क्लास में इन दोनों को निकालेंगे, पहली एग्जांपल के लिए भी, दूसरी के लिए भी और तीसरी एग्जांपल के लिए। लेकिन यहाँ मुझे कुछ जो है वो एक आध चीज़ पुरानी जो है वो लेनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपसे लास्ट क्लास में जिक्र किया था एंगुलर वेलोसिटी का। हम इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और ये उन्हीं बॉडीज़ के पास होगी जो सर्कुलर मोशन कर रही होगी। जो बॉडी भी लाइन में जाती है उनके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, उनके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है। लेकिन जो बॉडी भी दायरे में मूव करेगी उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अच्छा, वो जो लीनियर वेलोसिटी होती है जिसे हम v से जाहिर करते हैं वो क्या होता है? अगर हम माजी में जाएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम s से जाहिर करते हैं, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, वापस उसी प्रोजेक्शन वाली मिसाल पे जाता हूं जिसमें फ़र्ज कर लीजिए कि ये सर्किल का सेंटर है और बॉडी अभी इस पॉइंट P1 पर है और यहाँ से बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव करते करते इस पॉइंट P2 पर आ जाती है। यकीनन कुछ यहाँ एंगल बन रहा है, मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, तो मैं इस एंगल को θ1 कह देता हूँ। अच्छा, फिर ये बॉडी मूव करते करते और किसी पॉइंट पे आ जाती है, लेट्स से P3 है। अब फिर कुछ एंगल बना शुरुआत के लिहाज से, ये एंगल जो है मैं इसे θ2 कह देता हूँ। क्या कहता हूँ? θ2 कह देता हूँ। फिजिक्स में ये जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, इस एंगल को, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t1 लगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम t2 लगा और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस आया वो डेल्टा t है। इसका मतलब है डेल्टा t टाइम वो टाइम है जिसमें एंगल जो है वो θ1 से क्या हो गया, θ2 हो गया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हो गया।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी है, पर अगर वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर ये बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी के। अब जरा गौर से सुनिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है कि अगर चेंज होने वाला डिस्प्लेसमेंट लीनियर है यानी एस है तो वेलोसिटी लीनियर होगी, और अगर चेंज होने वाला डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है यानी थीटा है तो वेलोसिटी एंगुलर होगी। अब अगर हम ये देखते हैं कि हर 2 मिनट, यानी हम ऐसा करते हैं कि 2-2 मिनट के बहुत सारे इंटरवल ले लेते हैं, यानी हम अपनी बॉडी को 10 मिनट तक देखेंगे और 10 मिनट के हम 5 हिस्से करेंगे 2-2 मिनट के। 2 मिनट का पहला इंटरवल, 2 मिनट का दूसरा, 2 मिनट का तीसरा, 2 मिनट का चौथा, 2 मिनट का पांचवा। और हर 2 मिनट में अगर जो थीटा है वो बराबर बदल रहा है तो इसका मतलब है अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर एंगुलर वेलोसिटी तब्दीली ना हो रही हो, और ये तक कब तब्दील नहीं होगी, जब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बदले, तब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा है तो फिर हम ये डेल्टा यहाँ से हटा सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि W बराबर होगा डेल्टा थीटा ओवर टी के। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना। अब वापस आते हैं, देखिए मैं और आप ये बात तो जानते हैं कि हमें जो टाइम पीरियड यहाँ निकालना है वो किसका निकालना है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। और इस प्रोजेक्शन वाली मिसाल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा था, पार्टिकल या प्रोजेक्शन, कौन कर रहा था, पार्टिकल P कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, या प्रोजेक्शन Q कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि पार्टिकल कर रहा था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रोजेक्शन कर रहा था। कौन कर रहा था, प्रोजेक्शन। पार्टिकल तो आपको याद है ना, पार्टिकल तो आपको याद आ रहा होगा ना कि पार्टिकल क्या कर रहा था, वो तो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा था। यहां से उसने शुरू किया, इस पॉइंट पे P था और इसी पॉइंट पे Q था, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया P, तो इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल इसके नीचे यहां आ गया, ये प्रोजेक्शन आ गया इसका। अच्छा, फिर जब ये पार्टिकल यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया। अच्छा, फिर जब ये पार्टिकल यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया। फिर जब ये पार्टिकल यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहीं आ गया। फिर जब ये पार्टिकल यहां आया तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया। फिर जब ये पार्टिकल यहां आया इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। फिर जब ये पार्टिकल यहां आया इसका प्रोजेक्शन इसके बिल्कुल ऊपर, और फिर जब ये पार्टिकल यहां आया इसका प्रोजेक्शन यहां आ गया। समझाना क्या चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि जितनी देर में पार्टिकल ने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया है, वर्ड पे गौर करें, रेवोल्यूशन, उतनी ही देर में इसके प्रोजेक्शन यानी Q ने एक वाइब्रेशन मुकम्मल किया है। सर्कुलर मोशन के हवाले से एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है वो भी टाइम पीरियड, और ऑसिलेटरी मोशन के हवाले से एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है वो भी टाइम पीरियड। अब मुझे यकीनी तौर पर यहां टाइम पीरियड निकालना है प्रोजेक्शन का, Q का, लेकिन मेरे लिए Q का टाइम पीरियड निकालना बहुत मुश्किल है।
तो किसी सियाने ने मुझे मशवरा दिया कि सर इस मिसाल में तो जो टाइम पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लग रहा है वही टाइम तो प्रोजेक्शन को भी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लग रहा है। मतलब दोनों के टाइम पीरियड बराबर होंगे। तो बेशक आपको मालूम ये वाला करना है, लेकिन अगर आप किसी वजह से ये टाइम मालूम नहीं कर पा रहे तो ये वाला कर लें, दोनों ही बराबर तो होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये दो लोग हैं ए और बी, और मुझे पता लगानी है कि बी की एज क्या है, लेकिन बी और मेरी है दुश्मनी कटती हुई भी। पर मुझे मालूम ये हुआ है कि ए और बी जो है ये ट्विन्स हैं, ट्विन्स, और ए से मेरी बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। तो आप मुझे बताइए फिर बी की एज कैसे पता चलेगी? आप कहेंगे सर इट इज वेरी सिंपल, आप ए जिससे आपकी दोस्ती है उससे एज पूछ लीजिए, और चूंकि दोनों ट्विन्स हैं तो जो ए की एज होगी वही बी की। बिल्कुल वही मामला यहाँ पर है, बस यूँ समझ लीजिए कि जो ए है यहाँ पर वो पी है, और जो बी है वो यहाँ पर क्यू है। तो मुझे क्यू का टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन शायद वो मुश्किल है, तो मैं पी का पार्टिकल का टाइम पीरियड निकाल लूँगा, और वही टाइम पीरियड किसका हो जाएगा? प्रोजेक्शन का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि it can be said that as particle P completes one revolution, its projection यानी Q completes one वाइब्रेशन। दैट इज, इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड पार्टिकल का होगा वही प्रोजेक्शन का होगा। अब पार्टिकल का टाइम पीरियड कैसे निकाले जाएगा, उसके लिए अभी हमने आपसे कहा था कि वी नो दैट कि ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टी के। अगर मैं इसे कर लेता हूं फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या साइकिल, तो पहली बात है कि जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल होता है तो उस टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो टाइम फिर सिर्फ टाइम नहीं होता बल्कि टाइम पीरियड हो जाता है। अच्छा, अब जरा बोर्ड पे देखिए, जब ये यहाँ था, यहाँ से जब ये यहाँ आया तो एंगल इतना बना, क्या यहाँ से यहाँ आने में एक पूरा चक्कर मुकम्मल हुआ? नहीं। अच्छा, अब ये यहाँ के बजाय यहाँ आ जाता है, यकीनन अब एंगल इतना हो गया। क्या अब चक्कर मुकम्मल हुआ? नहीं, पर आपको पता है कि ये एंगल हो गया 90 का। अच्छा, अब अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए, अब एंगल इतना हो गया, क्या अब एक चक्कर हुआ? नहीं। अच्छा, यहाँ से यहाँ आ जाता है, अब एंगल हो गया इतना, क्या अब एक चक्कर हुआ? नहीं। लेकिन समझदार बच्चे समझ चुके होंगे कि ये जो एंगल है ये पूरे डी का एंगल है। पूरे डी का एंगल क्या होता है? डिग्री में 180 डिग्री,
और जो बच्चे भी मैथ्स वाले उन्हें पता है कि 180 डिग्री को जब रेडियन में देखते हैं तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन किसके, और जो मेडिकल वाले हैं वो यूँ समझ लें कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। जिस तरह डिग्री एंगल की एक यूनिट है, रेडियन भी एक यूनिट है और ज़्यादा अच्छी यूनिट रेडियन है। आगे जितनी भी आप एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे वो रेडियन के अंदर ही होती है। अच्छा, लेकिन चक्कर तो मुकम्मल नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ से अगर मान लें यहाँ आ गया, अब एंगल यकीनन ये 180 से ज़्यादा होगा, यानी पाई से ज़्यादा हो, पर कितना है फिलहाल ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, और साफ नज़र आ रहा है अभी एक चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा भाई, अगर ये यहाँ आ जाए अब एंगल इतना हो जाएगा, लेकिन क्या चक्कर मुकम्मल हुआ? नहीं। चक्कर कब मुकम्मल होगा? जब जहाँ से चला है वापस वहीं पहुँचे। अब ज़रा देखिए, और करते करते अब ये वापस यहीं आ गया, यानी इस मार्कर को देखिएगा गौर से, ये मार्कर यहाँ था, ये ऐसे ऐसे चला 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 और चलते 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 अब ये देखें वापस जब यहीं आएगा तो अब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो इतना बनेगा। एक पूरा सर्किल मुकम्मल हो रहा है। इस पूरे सर्किल में जो एंगल बनता है वो आधा ये ऊपर वाला 180 और आधा नीचे वाला, यानी 180 दो बार, या यूँ कह लें पाई कितनी बार आएगा? 2 बार। तो जब कभी भी एक चक्कर मुकम्मल होगा तो 2 तब्दीलियाँ आती हैं। पहली बात तो जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है, दूसरी बात जो एंगल होगा वो हमेशा हमेशा कितने पाई के बराबर होगा? 2 पाई, क्योंकि हमेशा जो आधा चक्कर होता है वो 180 होता है या 1 पाई होता है। फिर ये नीचे वाला आधा चक्कर ये भी 180 होगा, एक और पाई, पूरे देखेंगे तो ये 2 पाई होगा। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ये दोनों चीज़ें रखवाएं इस फॉर्मूले में तो ओमेगा बराबर आ जाएगा थीटा की जगह 2 पाई और टाइम की जगह कैपिटल टी। किसका टाइम पीरियड आया? पार्टिकल का, क्योंकि सर्कुलर मोशन चल रही है। मैं अगर इस टीपी को निकालना चाहूँ तो टीपी इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई है, तो 2 पाई और ओमेगा इधर आके डिवाइड, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ गया किसका? पार्टिकल का। लेकिन अभी अभी हमने और आपने क्या कहा कि जितनी देर में पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा उतनी देर में प्रोजेक्शन भी लगाएगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टाइम पीरियड आया है पार्टिकल का, यही टाइम पीरियड किसका होगा? प्रोजेक्शन का। लिखा हुआ है ना, जो टाइम पीरियड पार्टिकल का है वही किसका होगा? प्रोजेक्शन का। तो आप क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम हैगा, लिहाजा पी या क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होता पी और क्यू तब लिखते हैं हम कि जब पार्टिकल का अलग आता और प्रोजेक्शन का। तो सिंपली अब मैं लिख सकता हूँ इसे, नीचे से मैंने ये पी हटा दिया, क्यू हटा दिया। ठीक है भाई, तो मेरे पास टाइम पीरियड तो आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? हमने कहा है ना कि फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो जरा इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लें। टाइम पीरियड की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा। इतनी मैथ्स तो आप सबको आती है। इस सबसे नीचे वाला ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई यानी पलट जाएंगे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? टाइम पीरियड का। और ये फार्मूला आ गया किसका? प्रोजेक्शन फ्रीक्वेंसी का। लेकिन किस मिसाल के लिए? पहली मिसाल प्रोजेक्शन वाली के लिए। अब मैं यही काम करूंगा किसके लिए? पेंडुलम के लिए करते हैं। चले, फॉर सिंपल पेंडुलम। वो कैसे करूंगा मैं, जरा देखिएगा। हमने और आपने जब तीसरी एग्जाम्पल ये प्रोजेक्शन वाली कर रहे थे
इसे हमने जब साबित किया था वहां हमने ये कहा था कि जो बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसका एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। और जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा वो इस तीसरी वाली एग्जाम्पल को जब हमने पढ़ा था उस टॉपिक पे जाएं और जो डेरिवेशन का थर्ड लास्ट स्टेप था वो देखिए। तो वो थर्ड लास्ट स्टेप यही हो आपको दिख जाए। इसी तरीके से जब हम पेंडुलम वाला काम कर रहे थे तो वहां भी हमने कहा था कि कुछ एक्सीलरेशन आया था। अब आप उसी तरह से जरा थर्ड लास्ट स्टेप में चले जाइए पेंडुलम पेंडुलम वाले में जाइएगा अभी और बताइए ए कितना आया था वहां जी। क्या आया था जी ओवर एल माइनस जी ओवर एल और एक्स। देख लीजिए अभी कंफर्म कर लें ऐसे ही आया था। तो ये भी एक्सीलरेशन है ये भी एक्सीलरेशन, क्यों ना मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं। By comparing equation Roman 1 and equation Roman 2 जी भाई यहां से क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहां से क्या आएगा माइनस जी ओवर एल एक्स। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल फिर एक्स से एक्स कैंसिल तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया जी ओवर एल के। और यकीनन समझदार लोग हैं ओमेगा बराबर आ जाएगा जब दोनों तरफ रूट लूंगा अंडर रूट जी ओवर एल के। सही है भाई। लेकिन मैं और आप तो ये बात जानते हैं अभी अभी हमने ये देखा है कि टाइम पीरियड जो है अभी ताज़ा आया वो बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो अगर मैं ये ओमेगा की वैल्यू जो सिंपल पेंडुलम के लिए हमने निकाली है वो रखवाएं यहां पर तो ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा अंडर रूट जी ओवर एल। अब आप सबको पता है कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो ये रहा मेन फ्रैक्शन और ये मेन फ्रैक्शन के नीचे ये एक और फ्रैक्शन तो ये पलट जाएगी। मतलब जो नीचे था एल वो ऊपर और जो ऊपर था जी वो नीचे। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। अब याद करिए बच्चे जब हम चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां हमने ये इक्वेशन पहली बार देखी थी लेकिन वहां डायरेक्ट लिखी थी। वहां हमने माना था कि जो लिखा हुआ है वो मैथमेटिकली सही है, डायमेंशनली हमने साबित किया था। लेकिन आज हमने इसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। पर इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला टाइम पीरियड तो निकालेगा पर हर बॉडी का नहीं। इस फॉर्मूले से अगर आप चाहते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालें नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया पेंडुलम के लिए किया तो इसे पेंडुलम पे लगेगा ना। अब इसी की अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं
तो वही वाली बात कि फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। रखवा दीजिए यहां पर 1 आवर जो टी आया है, क्या टी आया है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब क्या होगा भाई, ये 1 आवर 2 पाई ऐसी रहा, जी ऊपर और एल नीचे। सीधी बात है, जो भी टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ऊपर होगा, जैसे 2 पाई और एल, वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है, किसका, पेंडुलम का। पर याद करें कि हमारी हेडिंग क्या है, हम एनालिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और वो हमारी यहाँ 3 मिसालें थी। एक मिसाल थी हमारे पास किसकी, प्रोजेक्शन की, उसका हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। दूसरी मिसाल किसकी थी, पेंडुलम की। अब तीसरी मिसाल किसकी है, मास स्प्रिंग सिस्टम की। मैं चाहूँगा कि आप उसका भी जो है वो ज़रा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी मालूम करें। मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, इशारा ही दे रहा हूँ। यहाँ जहाँ आपने बी लिखा है सी आ जाएगा, यहाँ 4 मास स्प्रिंग सिस्टम, ये पहला ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम, और यहाँ ए इक्वल्स टू मास स्प्रिंग सिस्टम में देखें जाके क्या था, मैं हेल्प कर देता हूँ, माइनस के ओवर एन। ऐसा कंपेयर करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के ओवर एन, और जब वो यहाँ रखवाएंगे तो फिर उसका फॉर्मूला आएगा। और जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला भी हम चैप्टर 1 में डायमेंशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब हमने मैथमेटिकली उसे साबित किया। तो आपके पास है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, आप ज़रा इसको देखिए।
जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मास मिक्स सिस्टम के लिए कर लिया होगा, लेकिन मैं भी चलें आपको जो है वो इसको करवाता हूँ जो बच्चे नहीं कर सके। तो फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, अच्छा यहां आपने देखा होगा कि जब हमने एक्सीलरेशन निकाला तो वो आया था माइनस k/m x के। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ω² x माइनस k/m x। ऑब्वियसली यहां भी वही कैंसिलेशन होगी और उसके बाद ω² आ जाएगा k/m और ओमेगा आ जाएगा √k/m। अच्छा जी, अब अगर आप यही फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा, तो देखिए अब इस ओमेगा की जगह जब आप रखवाएंगे जो वैल्यू आपके पास अभी आई है वो क्या आई है, k/m। तो पलट जाएगा भाई, सीधी बात है, 2π ये हो जाएगा √m/k। वही पुराना वाला काम जो आपने, ये मेन फ्रैक्शन है रेड वाली और इसके नीचे ये एक और फ्रैक्शन है, तो ये पलट जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड आया उसका रेसिप्रोकल, यानी 2π ऊपर था नीचे आ गया, ये रहा, m ऊपर था नीचे आ गया, k नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है भाई, अब सारा मामला ये है कि ये पेपर के अंदर चाहिए सब करना होगा, नहीं पेपर में सवाल कैसे आएगा, बस ये आज की क्लास में आपने गौर से देखना और सुनना है। देखिए अगर वो सवाल करता है आपसे कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर इतना सवाल आता है तो आप वो जो सिंपल पेंडुलम वाला लेक्चर था ना बस वही काम करेंगे। लेकिन शायद फिर ये 4 नंबर में आए शॉर्ट क्वेश्चन में, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है, ज़्यादा काम है इसमें, लेकिन ऐसा ही होता है। पर अगर वो ये कहता है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आगे कहता है उसी में फुल स्टॉप के बाद ऑल्सो ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपने वो वाला लेक्चर करना है और उसके बाद जब आप टाइम पीरियड पे आएंगे तो आपने ये कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट ये पेंडुलम वाला जो अभी करा था ना हमने, वहां से आएंगे और पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाले, खत्म। ये सब करने की जरूरत नहीं। मतलब जिसकी एग्जांपल आ रही है, अगर उसी की कोई चीज पूछी है आपसे, कोई क्वांटिटी पूछी है, तो उसी एग्जाम्पल के साथ सिर्फ उसी की क्वांटिटी आप करेंगे, बाकी तो हमने यहाँ पे बाकी भी करवाई नहीं है, लेकिन वो नहीं करनी है आप। तो अगर पेंडुलम आ रहा है तो सिर्फ पेंडुलम वाला काम होगा। अगर प्रोजेक्शन की एग्जांपल आई है कि उसे साबित करें और उसका टाइम पीरियड, तो फिर वो वाला लेक्चर होगा प्रोजेक्शन वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये फ्रीक्वेंसी तक ये काम होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।